नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसका नाम है आज का सवाल, और आज के सवाल में हम लोग बेहतरीन प्रश्नों के साथ डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं और आपके लिए एक प्रश्न रख कर जाते हैं जिसमें आप अपना प्रयास करते हैं और कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देते हैं और साथ साथ उन प्रश्नों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं और इस सेशन को भी आप शेयर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रियम्बल है। पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, यानी संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्नों को सीखा था। ये लाइन आपके सामने लिखी हुई है, इस लाइन को जरा सा पढ़िएगा। ये एक मोटिवेशनल कोट है आपके लिए, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखिए। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप कुछ असाधारण बनना चाहते हैं, अगर कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि औरों से हट के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको इसी हिसाब से असाधारण तौर पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। वही लाइन यहाँ पर लिखी है, तो ये सब पर फिट बैठती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप SDM बने, आप चाहते हैं कि आप सिविल सर्वेंट बने, तो जाहिर सी बात है सर कि आप SDM बनने के बाद आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां रहेंगी, आपकी जो शक्तियां रहेंगी, वो एक तरीके से देखा जाए तो औरों से अलग रहेंगी, एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा रहेंगी, सामान्य व्यक्ति से अलग आपका जीवन रहेगा। तो अगर आप ऐसा जीवन पाना चाहते हैं तो आपको एक सामान्य व्यक्ति से अलग हट के मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। और याद रखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और अगर आप करते हैं मेहनत तो ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। क्विट नहीं करना है, लगातार चलते रहना है। ठीक है, अब्दुल कलाम से इंस्पायर होते हुए हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, इस लाइन को ध्यान में रखते हुए। खैर, आगे चलते हैं। आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका प्रियम्बल से रिलेटेड कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तीसरा कह रहा है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात आप समझने की कोशिश करिएगा कि प्रियम्बल की अगर हम बात करते हैं, यानी प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो ऐसा अगर कोई विवाद क्रिएट होता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो आपको पता है कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, यानी फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने ऐतिहासिक केस में, एक फेमस केस में, जिस केस का नाम था केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। हालांकि उससे पहले 1960 में बेरुवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? पार्ट है, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है भाग नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो इसी केशवानंद भारती केस में ये चीज भी स्पष्ट हो गई। अब जाहिर सी बात है सर कि आप ये बताइए कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है? जी हाँ, संविधान में अमेंड हो सकता है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो प्रियम्बल भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये केशवानंद भारती केस में ये चीज भी स्पष्ट हो गई कि प्रियम्बल में अमेंड किया जा सकता है ना। एक बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं: सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, SSI, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द क्या किए गए हैं? जोड़े गए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि संशोधन सर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या है? राइट स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा कह रहा है नहीं है, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है संशोधन नहीं किया जा सकता, तो अतः ये गलत है। और इसमें आपको सही उत्तर बताना है, तो इसमें कौन सा सही होगा? ओनली 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले पर आते हैं। अगला कह रहा है कि प्रस्तावना में निहित राज्य की जो प्रकृति है, राज्य का जो नेचर है, उसमें कौन कौन शामिल है। तो जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल को हम 4 भाग में से डिवाइड करके पढ़ते हैं। प्रियम्बल का जो पहला पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, ये बताता है कि आखिर संविधान को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं, यानी संविधान को पावर कहाँ से मिलती है। तो संविधान को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं, तो उसके लिए प्रस्तावना की पहली लाइन बताती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो जनता से शक्तियां क्या करता है? अधिग्रहित करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला सोर्स ऑफ पावर के बारे में बताता है प्रियम्बल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्रियम्बल का बताता है कि हम भारतीय राज्य को किस नेचर में ढालना चाहते हैं, यानी हम भारत को किस प्रकृति में ढालना चाहते हैं। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं?
सॉरेन यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो ये 5 है, सॉरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? समाजवादी लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, लोकतंत्रात्मक लिखा हुआ है, गणराज्य लिखा हुआ है। एक अकेले नहीं लिखा हुआ है, सॉरेन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बाकी ये जो चारों लिखा हुआ है तो ये तो शामिल ही है भैया, है ना। तो यानी हाँ, तो हम समाजवादी भी बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष भी, यानी ये क्या है? नेचर है। अभी अगर आज के हिसाब से आपसे पूछा जाए कि क्या भारत एक गणराज्य है? यस, गणराज्य उसे कहते हैं जिसका हेड ऑफ स्टेट, यानी ऐसा राज्य जिसका प्रमुख, है ना, ऐसा देश जिसका प्रमुख चुन कर आया हो, यानी चुना हुआ हो, उसको हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं, यानी गणराज्य कहते हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भारत देश में है, हाँ लोकतंत्र भारत देश में है, जहां पर जो है सत्ता में जो लोग जाते हैं वो किसकी इच्छा से जाते हैं? जनता की इच्छा से, यानी शासन जनता की इच्छा। लोकतंत्र यानी जनता का जो तंत्र होता है, यानी जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार होती है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी लोकतंत्र कहते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेकुलर कंट्री कहते हैं। तो खैर ये सारी प्रकृति है, आप लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम प्रियम्बल का दूसरा भाग बताता है कि 5 नेचर में हम ढालना चाहते हैं, यानी 5 सॉरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हम भारत को क्या करना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं। ये सपना था, ये ड्रीम था, तो हमने बनाया, यस हमने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चारों लिखा हुआ है, ये चारों भारत के नेचर के लिए है, तो भारत के नेचर में शामिल है ये। और प्रस्तावना में ये चीज मेंशन है या नहीं है ये पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है सर मेंशन है, तो इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला आपका सही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और लिखा होता सॉरेन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो वो भी क्या होता? वो भी सही होता, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। दूसरा कह रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का मिला रूप है। तीसरा कह रहा है कि ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या है? उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको पिछले क्वेश्चन की तरह सही नहीं बताना था, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको गलत बताना है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रैप लगा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि भारत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो जाहिर सी बात है, देखो डेमोक्रेसी के ये दो प्रकार होते हैं, है ना। एक जिसको आप लोग कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि डायरेक्ट, जहां पर जनता डायरेक्ट शासन में भागीदार होती है, यानी सरकार में जनता का, पब्लिक का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली होता है। जैसे कोई बिल, कोई भी कानून हमारे भारत देश में बन रहा है तो क्या जनता से पूछा जाता है? नहीं। भारत देश में क्या जनमत संग्रह, रेफरेंडम या प्लेबिसाइड जैसा कुछ देखने को मिलता है? नहीं। ठीक है, ऐसा एकमात्र उदाहरण है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन हमारे भारत देश में क्या, हमारे भारत देश में जनता का शासन नहीं है? है, भारत देश में जनता का शासन है, लेकिन जनता डायरेक्टली रूल नहीं करती, जनता डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि भारत देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन का हिस्सा होते हैं, है ना, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब सरकार का हिस्सा होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत देश में कैसा लोकतंत्र है मेरे भाइयों? भारत देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो यहाँ जो कह रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि गलत बताइए। ठीक है, गलत बताइए कौन सा है, तो गलत में कौन सा? ये फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या है? गलत है। ठीक है, अब फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो तीसरा इसमें क्या था? तीसरा इसमें सही स्टेटमेंट था, तो सही स्टेटमेंट तीसरा था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका? सही होगा, क्योंकि गलत पूछा है, राइट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझिए भैया, समझिए, खूब पढ़िए। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको पॉलिटी तैयार करना है तो एक बात, हाँ प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए, तो कभी भी भ्रमित मत हुआ करिए, इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है सर। लक्ष्मीकांत पढ़िए, प्री और मेंस के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, जब पूरा कंटेंट तैयार हो जाए तब आंसर राइटिंग करिए, पहले पूरा कंटेंट तैयार करिए। लक्ष्मीकांत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। कुछ लोग डायरेक्ट पूछते हैं सर क्या एनसीईआरटी की सच में जरूरत है? सर जरूरत आपके फैक्ट और कॉन्सेप्ट के लिए हो सकता है ना हो, लेकिन आपके अंदर समझ विकसित करने के लिए एनसीईआरटी की जरूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा लिखें, आप मेंस में अच्छा प्रदर्शन करें, आपके अंदर समझ विकसित हो, तो जाहिर सी बात है आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, खैर इधर ध्यान देते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से तत्व नहीं दिखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में कौन से तत्व नहीं दिखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम 4 भाग में प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो पहला पार्ट क्या बताता है?
सोर्स ऑफ पावर यानी शक्ति का स्रोत बताता है कि संविधान को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं, है ना। प्रियम्बल का दूसरा पार्ट बताता है कि हम भारत को किस नेचर में ढालना चाहते हैं, यानी किस प्रकृति में भारत देश को हम क्या करना चाहते हैं, ढालना चाहते हैं, ठीक है। प्रियम्बल का तीसरा पार्ट बताता है कि आखिर हम जनता को क्या देना चाहते हैं, संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है ना, जस्टिस इक्वेलिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक। और चौथा पार्ट बताता है संविधान जिस दिन एडॉप्ट हुआ, अधिनियमित हुआ, उसकी डेट, यानी 26 नवंबर 1949 की बात करता है, डेट बताता है, ठीक है। संविधान बनकर तैयार हुआ, इसी दिन इनेक्ट हुआ अधिनियम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या तत्व नहीं दिखते, तो पहले बताओ संविधान के अधिकार का स्रोत बताता है प्रस्तावना, यस बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, जनता से संविधान शक्तियां प्राप्त करता है। प्रकृति बताता है नेचर, हाँ किस किस नेचर में हम डालना चाहते थे, सॉरेन बनाना चाहते थे, सोशलिस्ट बनाना चाहते थे, सेकुलर बनाना चाहते थे, डेमोक्रेटिक बनाना चाहते थे, रिपब्लिक बनाना चाहते थे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। संविधान का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, यस सर, ऑब्जेक्टिव भी बताता है क्या देना चाहते हैं जनता को, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, है ना। तो ये उद्देश्य सभी बैठकों की डेट, तो संविधान की सभी बैठकों की डेट कहाँ प्रियम्बल में लिखी हुई है भैया, संविधान की सभी बैठकों की डेट तो प्रियम्बल में लिखी नहीं है, तो इसलिए चौथा गलत कर देते हैं हम लोग। चौथा गलत करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा भैया, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बचा ये तीनों सही हैं, तो ये बी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया। अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, अभी मैंने आपसे कहा कि पहले ये बताइए कि प्रियम्बल में अमेंड हो सकता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो यस सर, प्रस्तावना में अमेंड हो सकता है, यानी प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है। कितनी बार संशोधन किया गया है अब तक, कौन से केस में क्लियर हुआ ये, तो केशवानंद भारती केस में ये चीज क्लियर हुई कि अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक। कितनी बार किया गया है, एक बार अब तक अमेंडमेंट प्रस्तावना में किया गया है। अच्छा, कौन से केस के अकॉर्डिंग प्रियम्बल में अमेंड नहीं किया जा सकता, बेरुगरी केस, है ना, क्योंकि बेरुगरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। यहां हम ध्यान दें, एक बार अमेंड किया गया है और वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। सीए का मतलब समझ रहे हैं ना, संविधान संशोधन अधिनियम, यानी जब संविधान को संशोधित करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो कानून बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। क्या इसमें कहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आ जाते हैं फटाफट फटाफट। अगला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उद्देश्य क्या, यानी प्रियम्बल, ठीक है। व्यवहारिक भाषा में आप लोग जानते हैं कि जो है प्रियम्बल बोलते हैं हम, लेकिन ये एक तरीके से संविधान की उद्देशिका ही है ना, यानी ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम भारत के संविधान को किस नेचर में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका प्रियम्बल है यानी उद्देशिका है, ये न्यायालय में इन्फोर्सिएबल है या नहीं, है ना। यानी इस प्रियम्बल में जो कुछ लिखा हुआ है, यानी प्रियम्बल में जो भी शब्द हैं, जो भी कंटेंट है, क्या उसको आधार बनाकर हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यानी कोर्ट के द्वारा क्या हम उसे इन्फोर्स करा सकते हैं, क्या न्यायालय के द्वारा हम उसे इन्फोर्स करा सकते हैं, नहीं, न्यायालय के द्वारा हम उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, तो भैया बताइए, देखिए मौलिक अधिकार आप लोग पढ़ते हैं ना, तो मौलिक अधिकार इन्फोर्सिएबल होता है। जैसे आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिले, है ना, तो फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिले तो आप कोर्ट जाते हो और कोर्ट के द्वारा लागू कराते हो, यानी वे न्यायालय में इन्फोर्सिएबल होते हैं, यानी न्यायालय के द्वारा लागू किया जाते हैं। लेकिन क्या प्रियम्बल ऐसा है, नहीं सर, प्रियम्बल न्यायालय में इन्फोर्सिएबल नहीं है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि प्रियम्बल अमेरिका से इंस्पायर है, तो बिल्कुल सर ये भी सही है कि अमेरिका से इंस्पायर है, ठीक है। अब प्रियम्बल की अगर हम बात करते हैं तो प्रियम्बल अमेरिका से इंस्पायर है। अगर प्रियम्बल की भाषा की बात करते हैं तो भाषा की जो भावनाएं हैं, है ना, प्रस्तावना की जो भाषा की भावनाएं हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर है, ठीक है। प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं जस्टिस का जो आइडियोलॉजी है, जस्टिस, तो ये रूस के क्रांति से है, ठीक, ये जस्टिस की आइडियोलॉजी। और प्रियम्बल में जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति से क्या है, इंस्पायर है, क्लियर है। दूसरा, अब ये कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव का ये संशोधित संस्करण है, जी हाँ बिल्कुल सर। क्यों, क्योंकि देखिए संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, और संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे। उस रेजोल्यूशन का नाम था मेरे प्यारे भाइयों ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में
यानी उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, ये उद्देश्य था कि हम भारत का संविधान कैसा बनाना चाहते हैं, और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे, वही आगे चल के क्या बना, प्रियम्बल बना, यानी प्रस्तावना बना। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि यह उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। एक चीज और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब स्वीकार किया गया, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कब किया गया, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पहला तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, यस। ये भी सही होगा, यस, ठीक है। ये भी सही होगा, यस। तो पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है। पिछले वाले में भी भैया सत्य पूछ रहा था ना, हाँ ठीक है। तो ध्यान देना, ये बहुत बड़ा ट्रैप हो जाता है सत्य और असत्य में। कहीं अगर गलती हुई हो तो माफ करिएगा, हम सत्य असत्य जल्दी देख नहीं पाते हैं, ठीक है। हाँ, बात ऐसी है, बहुत लाइट चमकता है ना चारों तरफ, ऐसे क्लास लेने लगो ना चारों तरफ ट्यूब लाइट चमकता है, अखियाँ चमकती रहती है, तो इससे जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसमें मास्टर इस चीज़ को देख नहीं पाता है जल्दी। तो खैर चलिए, यहाँ सत्य पूछ रहा है, तो ये तीन के तीनों क्या होंगे, सत्य होंगे, ठीक है। अमेरिका से इंस्पायर है, प्रवर्तनीय नहीं है, और उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित है। तो इसमें कौन सा सही होगा भैया, इसमें सही होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में से किसमें संविधान निर्माताओं का मत, हाँ भैया, संविधान सभा की सोच कहाँ दिखती है सर, प्रस्तावना, प्रस्तावना। संविधान सभा की सोच को अगर आपको देखना है, संविधान निर्माताओं की उस दूरदर्शी सोच को अगर आप समझना चाहते हैं, तो प्रस्तावना है। प्रस्तावना न सिर्फ संविधान निर्माताओं की सोच को प्रदर्शित करती है, बल्कि अगर संविधान की किसी भी प्रोविजन की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होता है, संविधान के किसी भी प्रोविजन की व्याख्या में अगर कोई किसी भी प्रकार का डाउट, संदेह उत्पन्न होता है, तो प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें क्या होगा, प्रियम्बल होगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो है वो आपके लिए है, टेस्ट योर नॉलेज, यानी आप बताइएगा इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में, और स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को भी भेजिएगा और उनसे भी पूछिएगा, है ना। अगले सेशन में हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है, अरे वाह, क्या इससे लेजिस्लेचर को पावर प्राप्त होती है ना। दूसरा कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान के उपबंधों की व्याख्या में क्या है, मददगार है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका सही उत्तर है, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही उत्तर का जवाब देंगे, है ना। अगर आपने पढ़ा है, लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तब भी आप दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा अगर पूरा का पूरा कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स देखना चाहते हैं, या कंप्लीट बैच पीसीएस का करना चाहते हैं, या पूरी कंप्लीट स्टडी आप जीएस की करना चाहते हैं, जनरल स्टडीज की, तो अनअकैडमी की यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं सर। सब्सक्राइब करने से पहले अगर आप यहाँ जाके फ्री लाइव क्लास देख सकते हैं। फ्री लाइव क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, है ना। उसमें ये गोल सेलेक्ट करिए, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, और उसके बाद जाइए और वहां पर देखिए फ्री लाइव क्लास। अगर आप फ्री लाइव क्लास देखना चाहते हैं, मेरी इसी तरह की क्वेश्चंस की लाइव क्लास अगर आप देखना चाहते हैं, जिसमें मैं लाइव क्वेश्चंस कराता हूं विद डिस्कशन, इससे भी बड़े बड़े डिस्कशन होते हैं, एक एक प्रश्न में 5-5, 10-10 मिनट का डिस्कशन होता है, तो ऐसी क्लास देखने के लिए मेरी रोजाना 4 PM पे लाइव क्लास चलती है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे, वहां आकर जुड़िए और लाइव आनंद लीजिए क्लास का। और हाँ, इसी के साथ साथ आप कंप्लीट फुल बैच करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2 महीने का क्या है, कॉम्बो, यानी 2 महीने आपको फ्री मिलेगा अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ठीक है। अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है भैया कि अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी प्लस को, ठीक है, तो आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कोई भी क्लास देख सकते हैं, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास देख सकते हैं, किसी भी बैच में एंटर हो सकते हैं। और फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपके लिए चल रहा है कि अगर आप संडे को 11 बजे अगर आप टेस्ट देते हैं और पहली रैंक लाते हैं तो आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और सेकंड और थर्ड रैंक में आपको ये मिलेगा जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ साथ सर क्या क्या फायदे हैं प्लस के और देख लेते हैं कि आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं, लिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, यानी कंप्लीट गाइडेंस, मेंटरशिप, एकदम पूरा कंप्लीट तैयारी आपकी होती है अगर आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो। सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि आपको सारी टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाती है, ये सबसे बड़ा फायदा अगर आप एस्पायरेंट हैं तो, ठीक है। दूसरा फायदा सर कि आप किसी भी वीडियो को 1 से अधिक बार देख सकते हैं। तीसरा फायदा, एक सब्जेक्ट के 4 एजुकेटर हैं, आप जिससे जो आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़िए। जरूरी नहीं है कि मैं प्लस पर पॉलिटी एजुकेटर मेरे से ही पढ़िए, ठीक है, मेरा देख लीजिए, मेरी डिलीवरी अच्छी लगे तो मेरे से पढ़िए, मेरे अलावा किसी अन्य की अच्छी लगे तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो आपके सिलेबस के रिलेवेंट पढ़ा रहा हो, जो आपके सिलेबस को
अच्छा प्रोवाइड कर रहा हो, जिससे आपको लगता है कि हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, उससे आप पढ़िए और मस्त पढ़िए, कोई दिक्कत, अनलिमिटेड एक्सेस, जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए। ये सारे बैचेज हैं हमारे यहाँ जो चल रहे हैं, यूपीएसआई का, पेट का भी बैच चलता है ना। और इसके साथ साथ सर ये शिखर 4 मंथ का पेट का बैच, आर के बैचेज, हर हफ्ते सर बैचेज पे बैचेज आते रहते हैं, ठीक है, लगातार बैचेज आते रहते हैं। इन सारे बैचेज में भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 12 महीने का देखिए प्रीलिम का मेंस फाउंडेशन बैच है, ठीक है। ये जो पॉपुलर एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी और यूपीपीएससी के, ये सारे पॉपुलर एग्जाम की तैयारी होती है, तो आप इन सारी की सारी तैयारी को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए आप अनअकैडमी प्लस के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ये रेफरल कोड लगाइएगा विपुल10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है भैया। चलिए, तो इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देते हैं, ठीक। और ये कॉम्बो भी है, अगर आप मध्य प्रदेश राजस्थान पीसीएस एक साथ अगर करना चाहते हैं तो इस कॉम्बो में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ, 24 मंथ का और 12 मंथ का, ठीक है। 7560 रेफरल कोड लगाने के बाद, ठीक है। ये VT लाइव रेफरल कोड ये लगाइए, VT लाइव, ये रेफरल कोड अगर आप लगाते हैं, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं सर, विपुल10 दोनों सेम ही है, मेरा ही है। हाँ, अगर ये लगाइए और इसको लगाने के बाद आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। 7560 2 साल का है ये, ठीक है। 6300 1 साल का। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगा, यानी कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। 2 साल तक आप एकदम धमाकेदार पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग इस सेशन को आज विराम देते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी न किसी रूप में समाज की सेवा करते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।